आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 25 जुलाई के करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर हैं। मज़ा आया और ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। मज़े लीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, हीट वेव, गीग इकोनॉमी, मनी बिल, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भैया बात करेंगे हमारे शानदार यूपीएससी कोर्स की। आंसर राइटिंग का कोर्स 600 रुपये का निकाला है मैंने। जो लेक्चर्स करवा रहा हूँ या जो पीपीटी आपको मिलेगी या जो करंट अफेयर्स है वो भी एकदम आंसर राइटिंग के ही फॉर्म में। तो भले ही आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरबीआई ग्रेड बी से भी, जिसमें भी आंसर राइटिंग आपको हेल्प मिलने वाली है। और हमारा लक्ष्य बैच भी लाइव है, 10,000 रुपये 1 साल का। शायद इतनी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पेपर 3 के लिए बहुत बढ़िया है। निर्मला ताई आ गई। निर्मला ताई ने बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो बड़ी स्ट्रांग ताई हो गई, क्योंकि इन्होंने तो ताई से ही हमारा गला बांध दिया। तो हर चीज़ बढ़ा दी है लगभग, लेकिन बोला है कि भारतीय इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है। तो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट बता रहे हैं कि 6.5 से 7% होगी। वैसे आइडियली भारत की ग्रोथ रेट 12% तक होनी चाहिए। कल मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर लिया था कि भारत एक बहुत बड़े खतरे में और इनकम टैक्स जीरो कर दे। तो बोला है कि 7% से ग्रो करता रहेगा भारत। चलो बढ़िया है। इकोनॉमी सर्वे में बताया है कि भारत की जो रियल जीडीपी है, रियल और नॉमिनल का मतलब समझते हो ना, कई बार मैंने बताया है। रियल मतलब आप इतना समझो, जैसे एक बेस ईयर लेते 2011 में, कोई चीज आपने मान लो तब की ली, तब सस्ती होगी, अभी महंगी है। तो उस टाइम से अभी तक कितना ग्रो हुआ है, मतलब इन्फ्लेशन को हम काउंट में लेते हैं, उसको कहते हैं रियल जीडीपी, राइट। तो ये चीज है। जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो 9% तक बढ़ गया। क्या बात है, कैपिटल ही कैपिटल आ गया है। रिटेल इन्फ्लेशन, देखिए महंगाई जो है आरबीआई कहती है 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4 ± 2। तो 6 से कम ही है, 5.4%, अच्छी बात है। रियल जीडीपी बता रहे हैं कि 20% हायर है, जो कोविड से पहले थी उससे 20% हायर है। फिस्कल डेफिसिट कह रहे हैं कि 5.6% है 2023-2024 में। हमारा डेफिसिट ही रहता है। एक ही बार खाली सरप्लस बजट हमने पेश किया था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन के आए थे, उसके बाद हमारा डेफिसिट ही रहा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.2% है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो सरकार खर्च कर रही है। आप देख सकते हैं 2.1%, अभी 3.2% है। फॉरेक्स हमारा ऑल टाइम हाई है। बाहर से खूब पैसा आया है भैया, भर भर के पैसा कमाया। बोला है कि अगर हम सारे फॉरेन एक्सचेंज यूज़ कर लेना तो सारा कर्जा चुका देंगे। तो $646 बिलियन है, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं, आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी इसकी पीपीटी हमारी वेबसाइट नहीं तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंदा नागेश्वरन ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से बोला कि अरे सुनो, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशन मत ला डालो। बहुत ज़्यादा बिजनेस पे शिकंजा कसोगे ना तो बेटा एक दिन तोता उड़ जाएगा, तुम्हारे भी तोते उड़ जाएंगे। कॉर्पोरेट, आपको पता है कि कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है। वही मैंने कल ही बताया था कि भारत में टैक्स है ना। सर्विस कुछ नहीं है, हम चैरिटी कर रहे हैं। साल में आधा साल तो हम सरकार के लिए काम करते हैं। तो बोला कि भैया प्रोडक्टिव जॉब्स लेके आओ, और क्या करें। तो जॉब्स तो लेके आओ, तुम टैक्स तो कम करो, हम ले आएंगे जॉब्स। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल और लेबर मार्केट चैलेंज की बात है कि आईटी सेक्टर जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। वाह गुरु वाह, यही आईटी सेक्टर ने इकोनॉमी को कंधे पे उठाया हुआ है। इंडस्ट्री ने बोला है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आइए आप, ठीक है ना। और साथ ही साथ बोला है कि जो कैपिटल इंटेंसिव एआई होना चाहिए ताकि भारतीय इकोनॉमी को पुश दिया जा सके। फिर उसके बाद बोला है कि चलो तेल लगा लो डाबर का स्किलिंग और हेल्थ इनिशिएटिव्स की बात की गई है कि इनइक्वालिटी को टैकल कैसे करें, यंग पॉपुलेशन हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें, ये भी प्रपोजल्स दिए गए हैं। और बोला है कि भैया जो भारत में स्किल की ज़रूरत है, किल की ज़रूरत है वैसे, तो स्किल जो है S+KILL, तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। और जो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, लोग यहाँ ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वाह क्या बात है, डिग्री लो, वही कह रहे हैं ना कि पैसा दो डिग्री लो, आजकल बहुत चल रहा है ये। तो लोग ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, एजुकेशन अच्छी खासी है, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट हो भी कैसे, सारे पेपर ही लीक हो जाते हैं, और जो पेपर लीक नहीं होते उसमें फर्जी सर्टिफिकेट बना के लोग आईएएस बन रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें तो बोला है कि जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो धीमे धीमे मैच्योर हो रहे हैं, मतलब बड़े हो रहे हैं। पहले जीएसटी छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, अब वो बड़ा हो गया है तो और बड़ी शरारत करता है। फिर बोला है कि नेक्स्ट जन रिफॉर्म्स की बात की गई है कि बॉटम अप होना चाहिए, कि नीचे से शुरुआत करो, सही बात है। अप्रोच शिफ्ट जो है, पर कैपिटा इनकम $2,500 से $10,000 की बात की गई है कि भारत में जो लोग हैं वो अगर $10,000, मतलब लगभग अगर 8 लाख रुपए कमाए, अब रुपए 8 लाख रुपए कमाए, अभी कितने कमा रहे हैं,
अगर आप देखो पर कैपिटा इनकम जो है, हालांकि ये भी एवरेज है, ये सबकी नहीं है। $2,500 जो है वो वही है कि लगभग 3 लाख के करीब, ठीक है, 2.5-3 लाख के करीब, तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये साल की, और वैसे भी सबकी नहीं है, तो $10,000 तक ले जानी है। तो स्ट्रैटेजी पे बात की गई कि सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर आएगा तो जॉब देके जाएगा, हम झुंझुना बजाएगा। और ग्रीन ट्रांजिशन की बात की गई है कि ग्रीन ट्रांजिशन बढ़ाइए आप, ठीक है ना। एमएसएमई की बात की गई है कि जो भी एमएसएमई में रोड ब्लॉक्स हैं, मैं बताता हूँ क्या रोड ब्लॉक्स हैं। लोन देने जाओ, कहते हैं कि 50,000 मैनेजर खाएगा, बाकी आपको लोन दे देगा, ये हालत है। जो मुद्रा लोन की बात की थी ना, 10 से 20 लाख भले ही बढ़ा दिया है तरुण कैटेगरी में, लेकिन यही हो रहा है। स्टेट कैपेसिटी को एनहांस करने की बात है, एग्रीकल्चर को खूब बढ़ाओ, है ना। और उसके बाद जो सरकार है, बिजनेस है, सोशल सेक्टर्स हैं, उनमें कंसेंसस आए। एफडीआई डिक्लाइन हुआ है, ठीक है ना। तो इस समय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना मुश्किल है भाई। उस समय खूब पैसा छप रहा था अमेरिका में, तो भर भर के आ रहा था भारत में। वहाँ पे पैसा छपना थोड़ा कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए वहाँ पे, फेड रेट्स बढ़ गए हैं, तो फंडिंग भी कम हो गई, जाहिर सी बात है। और वही बोला है कि इंपोर्ट कंसर्न्स हैं, ठीक है ना, चाइना की वजह से, कि अब आपको लग रहा है कि आप कोई बिजनेस खोल रहे हो और चाइना से सामान मंगा लोगे, तो ये इतना आसान नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रिफॉर्म्स की बात की गई है। बोला है कि केंद्र राज्य, ममता दीदी नमस्कार, तो केंद्र राज्य और प्राइवेट सेक्टर को ट्राईपार्टाइट इम्पैक्ट, मतलब एक तरीके से साथ में काम करना पड़ेगा। ऐसा लगता है, मुझे लगता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहां बीजेपी है, हर कोई बोल रहा है कि बीजेपी हम तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं मनाएंगे, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। जो बीजेपी बोलेगी उससे उल्टा सारी पार्टियां बोलती हैं, तो बहुत मुश्किल है ये। बट कहा है 7% ऐसे ही होगा। और बोला है कि भाई टैक्सेस का तो इशू देख ही लिया बजट में, ट्रांसफर प्राइसिंग, इंपोर्ट ड्यूटीज और नॉन टैक्स पॉलिसी को, इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। आ जाओ बेटा क्लाइमेट चेंज पे, ये डेली करंट अफेयर आ रहा है, जीएस पेपर 3 इस बार कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे, याद रखना। हीट स्ट्रेस से हमारी बैंड बच जाती है, सब कुछ सह लेंगे माई लॉर्ड महाराज, लेकिन हम गर्मी नहीं सह पाएंगे। बहुत गर्मी होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि एफिशिएंट हम इतने नहीं रह पाते, हमारी प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है, वर्क आवर्स घट ही रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि एक काम करते हैं कि हम आपको ऐसा एम्प्लॉयमेंट देते हैं और ऐसी चीज़ों को प्रमोट करेंगे जिससे कितनी भी गर्मी हो लेकिन आप काम बहुत बढ़िया करेंगे। वाह क्या बात है। बोला है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं, कि चलो काम करने को तैयार हैं, लेकिन भाई अब पैसा भी उतना दो। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ जो हमारे जैसे भारत में जो वर्कर्स हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, क्या करें। आपको ऐसी जगहों पे काम करना पड़ेगा, भट्टियों में काम करना पड़ेगा, कितनी भी गर्मी हो आपको घर बनाना पड़ेगा, कहाँ से वरना पैसे आएंगे। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमको देखने को मिलता है, लेकिन हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी को स्ट्रोक आ जाता है, किसी की मसल जो है वो एकदम दर्द होने लगती है, मतलब क्रैम्प्स आ जाती है, किसी को दिल का दौरा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल की बीमारियां हो जाती हैं, किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी को फिजिकल इंजरी, बेचारा जा रहा है बेहोश हो गया, गिर गया। बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, एक मैंने टेम्परेचर कह रहा हूँ लेक्चर लिया था मैंने वेट बल्ब और ड्राई बल्ब पे, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा। तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चला जाए तो दिक्कत होने लगती है। प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो इसमें हाइपरटेंशन, मिस कैरेजेस और प्री मेच्योर बर्थ की भी प्रॉब्लम होती है। तो हीट की अगर बात करते हैं तो आप एक चीज समझिए कि ये 2030 तक लगभग $2,500 बिलियन कम ही देगा। हीट की वजह से जो वर्किंग आवर्स है वो 2.2% तक घटेंगे, और जिससे हमारी $2,500 बिलियन तक घाटा होगा। क्योंकि देखिए भाई जो फील्ड में वर्क करते हो काहे जाएंगे। एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो 60% लूज कर देंगे, मतलब एक तरीके से 90% ऑफ वर्किंग आवर्स अपने। लगभग 2 करोड़, मतलब 241 करोड़ वर्कर्स, यानी कि पूरी दुनिया के 1/5 वर्कर जो है, हर पांचवा आदमी जो काम कर रहा है वो भयानक गर्मी से पीड़ित होगा, जिसमें मतलब आप ये समझिए कि 2.5 करोड़ के करीब इंजुरीज, फेटलिटीज, भयानक 19,000 के करीब। तो हालत बहुत खराब होने वाली है। तो रीजनल इंपैक्ट कौन है भाई, जाहिर सी बात है जहां बारिश होती है, जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, इक्वेटर वाले एरिया, ट्रॉपिक्स वाले एरिया। तो जो क्या आता है उसमें एशिया आता है और पैसिफिक आता है ना, सदर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब सहारन कंट्रीज, यही सब आती है। जेंडर डिस्पेरिटीज हमने देख ही लिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो भूल जाइए, है ना। औरतों में ज्यादा इसका असर हमको देखने को मिलता है। भारत की बात करें तो भारत में तो मान के चलिए कि 16 से 20 करोड़ लोग जो हैं वो सीधा रिस्क पे हैं,
और 2030 तक और ज्यादा रिस्क पे हो जाएंगे। 3.5 करोड़ जॉब लॉसेज होंगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ेगी नहीं। माइग्रेंट वर्कर्स यही काम करते हैं, यही आपकी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, इन पे इम्पैक्ट होगा। तो एक तरीके से इतना आसान नहीं होने वाला है, समझना पड़ेगा। अब एनडीएमए कहती है कि हम बनाते हैं प्लान ना, क्या दिक्कत है यार, हम ऐसा तुमको काम देंगे कि तुमको चिंता की जरूरत नहीं है, तुम चाहे जितनी भी गर्मी हो तुम आके काम करोगे, तुमको पानी देंगे, तुमको एजुकेशन देंगे, सब देंगे। एनडीएमए गाइडलाइंस ये कहती है, बट ये गाइडलाइंस को फॉलो कौन करता है ना। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहती है कि जरूरी है कि वर्कर की सेफ्टी हो, सरकार, एम्प्लॉयर, वर्कर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोलैबोरेट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले तो भैया इंडोर वर्किंग हो, छाई में अगर कोई काम करेगा तो उसको कम गर्मी लगेगी। ग्रीन जॉब्स को प्रमोट किया जा सके, ऐसी जॉब्स हो जहाँ पे पेड़ पौधे बढ़िया तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग को प्रोटेक्ट किया जा सके। रेगुलेटरी और लेजिस्लेटिव मेजर्स की जरूरत है। गिग इकोनॉमी की बात करते हैं, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये फिर से लेक्चर आया, इसका मतलब अगेन ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो 1.5 करोड़ फ्रीलांसर्स वर्कर्स है वो काम करते हैं। क्या होता है गिग वर्कर? भाई सुबह पढ़ रहे हो, शाम को जोमेटो में काम कर रहे हो, दैट्स इट। ये वो एम्प्लॉयमेंट है, पैसा दो, एक निश्चित टाइम के लिए काम करेगा, निश्चित वक्त के लिए, कभी भी अपना काम कर सकता है। मतलब एक तरीके से जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इस समय बहुत ज्यादा है ये, आपको बता दूं 1.5 करोड़ फ्रीलांसर्स वर्कर्स है जो हर जगह काम कर रहे हैं। 9 करोड़ आगे आने वाले समय में इतनी जॉब्स ऐड होंगी, ठीक है ना। तो कर्नाटक का लेजिस्लेशन आया है ना, तो ये इसकी हमने बात की हुई थी कि कर्नाटक सरकार वही है कि जो वेलफेयर है गिग वर्कर्स के लिए, वैसे कर्नाटक बड़ा। तो पहली बात मिथ 1 है, नो बॉस एंड इंडिपेंडेंट वर्क। ऐसा नहीं है भैया, बॉस होते हैं, ठीक है ना। वैसे मतलब मिथ है ये कि हम आज़ादी से काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल टीम मैनेजर्स होते हैं जो बोलते हैं कि बेटा आपको काम करना है। ऐसा नहीं है जोमेटो वाले उनके ऊपर बॉस होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो, और ये सब एल्गोरिथम के थ्रू होते हैं। तो कर्नाटक बिल कह रहा है कि भैया आप एल्गोरिथम को शेयर करेंगे, ठीक है ना। और पर्सनल डेटा, एल्गोरिथमिक, सब कुछ, एवरीथिंग ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लिखेंगे और शेयर करेंगे। फिर इसके बाद मिथ 2 है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मस्त है, कभी भी काम कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी वैक्सिबिलिटी कुछ नहीं है, आपको लॉगिन करना पड़ता है, मैंडेटरी आवर से आपको काम करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये अमेरिका नहीं है, भारत है। तो बिल कहता है कि फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इनकम सिक्योरिटी होगी आपकी, मतलब इतना पैसा आपको मिलेगा। और आप अगर मान लीजिए आपको काम करना नहीं उस घंटों में, तो आप मना कर सकते हैं। राइट टू रिफ्यूज वर्क विदाउट पेनल्टीज, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी कि आमतौर पे काम मना कर दिया तो पैसे काट लिए, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। मिथ 3 पार्ट टाइम वर्क है। पार्ट टाइम कुछ नहीं है बेटा, सप्लीमेंट्री इनकम नहीं है ये। 96% कैब ड्राइवर्स और 90.7% डिलीवरी वर्कर्स जो है वो पूरा गिग वर्क पे है। हर इंसान इस पे डिपेंडेंट है अपने घर चलाने के लिए, 10 से 11 घंटे काम करता है, समझना पड़ेगा। तो एक सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब के लिए। भारत की अगर बात करते हैं तो सरकार ने बोला था कि एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स राइट्स होना चाहिए G20 में, ठीक है। ये जरूरी है कि ये भी इंसान है, लेकिन इनको मतलब वही कहते हैं ना कि बैल की तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान, कर्नाटक लॉस पास कर रही है, और बाकी झारखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना भी बहुत जल्दी कानून जो है वो पास करने वाले हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ये वर्कर को मोबिलाइज करता है, और बाकी और क्या क्या अच्छा हो सकता है ये भी बात बोलता है। लेजिस्लेशन ये बताता है कि जो सोशल सिक्योरिटी है इट शुड बी मार्केट फाइनेंस्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी उसको फंड करे, और उसमें मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, मतलब कि कम से कम इतने पैसे तो मिले। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वर्किंग आवर्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स, इन सब की भी बात है। मनी बिल लो भैया, पेपर 2 तो आर्टिकल 110 में है। मनी बिल खाली लोकसभा में ही पास होता है। टैक्स कितना लगाया जाएगा, सरकार कितना बोरो करेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात होती है। उसके बाद कितना ज़्यादा पैसा हम ले सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कितना एक्सपेंडिचर होता है, रिसीट कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मनी बिल में बताई जाती हैं। तो आप ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही ये डील करती है 110। इसमें कोई भी टैक्स को एबॉलिश किया जा सकता है, बदला जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। कितना पैसा हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये बात की जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब एक तरीके से सारा पैसा इसी में ही जाता है, ठीक है ना, जितना भी पैसा सरकार को आता है। तो इसको कैसे यूज करना है, कोई भी एक्सपेंस को डिक्लेयर करना, जो रिसीट आती है पैसे से, जो भी रिसीट आती है, रेवेन्यू रिसीट हो गई या कैपिटल रिसीट हो गई, यू नो एवरीथिंग, उसको देखना, ठीक है।
तो एक तरीके से जो भी बिल में ये सारे प्रोविजंस हों वो है मनी बिल। स्पीकर किसी भी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करता है और उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। पैसे की बात है ना गुरु, तो कैसे हो जाएगा ये। फाइनेंशियल बिल्स की बात करें तो आर्टिकल 117 में डिफाइंड है। तो जो आर्टिकल 110 में जो आपको 6 मैटर्स मैंने बताए शुरुआत में और बाकी अदर मैटर्स जब आप इसमें ले आते तो फाइनेंशियल बिल हो जाता है। अब इसमें कैटेगरी 2 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कितना खर्चा लगेगा, लेकिन इसमें जो शुरुआत के 6 मैटर्स उसको इंक्लूड नहीं किया है, इसको हटा के। प्रोसीजर क्या है कि लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में बस भेजा जाता है, बट 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को वापस भेजना होता है। चेंजेस रिकमेंड कर सकता है, लेकिन कोई खास पावर राज्यसभा को पावर ही नहीं है इसमें लेके। आप समझिए ऐसे हर बिल राज्यसभा जाएगा और राज्यसभा उसको रोक सकता है, अमेंड कर सकता है, लेकिन इसमें कोई पावर नहीं है। ओके, तो स्पीकर जो है वो बताता है कि ये मनी बिल है। आधार एक्ट 2016 इसको, अब देखिए ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ये भी देखिए बार बार सवाल पूछा जा रहा है। तो अब जैसे ये अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल भी रहा है कि बहुत सारे ऐसे बिल जो है वो एज अ मनी बिल जो है वो ले आए जाते हैं। जैसे आधार एक्ट 2016 इसको एज अ मनी बिल लाया गया। सरकार ऐसे बहुत सारे बिल एज अ मनी बिल ला रही है, ठीक है ना। अब भाई मनी बिल को पता है कि लोकसभा में बीजेपी की मेजोरिटी है तो पास हो जाएगा, तो वही बता रहे कि ये बहुत ही गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये दैट्स नॉट गुड, ठीक है ना, एक तरीके से। फिर फाइनेंस एक्ट 2017 का, इसमें भी जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना, इसको भी एज अ मनी बिल पास किया गया। अब इसको भी स्ट्रक डाउन किया गया, ठीक है ना, 2019 का जो जजमेंट था। वुमेन लेड डेवलपमेंट, आखिरी हमारा करंट अफेयर, रोल ऑफ वुमेन क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो 218% बजटरी एलोकेशन इंक्रीज हुआ है जो वेलफेयर और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स के लिए। और जो जेंडर बजट है यूनियन बजट का 6.5% रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो क्या क्या है देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें औरतों को ट्रेन किया जाएगा। 2016 में 42.7% थी, 2024 में ये बढ़ गई हैं 10%, 52.3% है। जन शिक्षण संस्थान, इसमें 82% औरतें हैं जो टोटल बेनिफिशियरीज हैं। ITI NSTI फीमेल पार्टिसिपेशन 9.8% से 2016 से 13.3% तक बढ़ गया है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये भी बढ़ गया है, 23.3% 2017-18 में था, 5 साल बाद ये 37% आ गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो सबसे पहले लॉन्च की गई थी, ये सबसे पहले जैसे ही नरेंद्र मोदी आए थे 2014 में, सबसे पहले यही लॉन्च की गई थी। 52 करोड़ बैंक अकाउंट्स, ठीक है, इसमें 55% जो है वो औरतें हैं, अच्छी बात है। केयर इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट केयर सेक्टर में, जैसे डायरेक्ट पब्लिक इसमें 2% है GDP का, लगभग 1 करोड़ 10 लाख के करीब जॉब्स जो है इस केयर सेक्टर में जनरेट हो सकती हैं। 70% इसमें जॉब्स किसकी होंगी, औरतों की होंगी। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका से मॉडल जो है वो लिया गया है। इकोनॉमिक वैल्यू वही है कि अगर आप भाई औरतों को ले आए इकोनॉमी में तो 3 गुना आपकी GDP जो है वो बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, आउटपुट बढ़ेगा। ओके, तो एक तरीके से लगभग 47 करोड़ जॉब जो है वो 2030 तक क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए औरतों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको नौकरी दें। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। 25 जुलाई का करंट अफेयर्स, अगला करंट अफेयर हम कल लेके हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।